Hi, welcome back my dear students, my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको केस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वोकेटिव केस, पोसेसिव केस, इन सारे चीज़ों पे हमने बातचीत किया और उसका इंट्रोडक्शन और डिफाइन हम लोगों ने पढ़ चुका। आज हम उसी चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ नोमिनेटिव केस। उसी चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ नोमिनेटिव केस। अगर हम इसका बात करें, इसका सेकेंड नेम, इसका दूसरा नाम, तो नोमिनेटिव केस का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका प्रयोग अच्छे तरीके से अगर हम देखने चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको सीखने के पहले इसको हम जितने भी प्रोनाउंस हैं जो केस वाइज बदलते हैं, उनका केस वाइज बदलना किस प्रकार से बदलते हैं वो अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम आपको व्हाट इज नोमिनेटिव केस, इंट्रोडक्शन या सब्जेक्टिव केस, चलिए इसके पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी है उसको हिट कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम लेकर के चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे नोमिनेटिव केस, तो जितने भी प्रोनाउंस हैं वो केस वाइज बदलते हैं, वो जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। मिलिए, ये है जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो केस वाइज बदलते हैं, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। ये आपका वो टेबल है। देखिए, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में अगर हम बात करें तो आई आता है बी, यू, ही, सी, दे, इट। पोसेसिव केस जब देखते हैं तो ये दो वर्गों में बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वो बढ़ जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव और बढ़ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों का हिंदी सेम होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ मेरा होगा हिंदी, तो इसका भी हिंदी मेरा होगा, मेरी होगा, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ मेरी लिखा गया तो समझिएगा कि मेरी स्त्रीलिंग के लिए, नहीं, यहाँ मेरा भी होगा, यानी दोनों जगहों पे मेरा और मेरी दोनों होगा। आवर, आवर्स, हमारा, हमारा। अब इसका जो है हम प्रयोग पे थोड़ा सा देखते हैं तो डिफरेंस होता है, जिसके कारण से है हम जो है कभी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेते हैं तो कभी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए हम आपको इसके बारे में, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बारे में डिटेल यूज और तरीकेबद्ध जो है पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होगा और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्टिव केस कहाँ होगा प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? थैंक यू, हम इरेज कर लिए। अब हम आपको दिखाते हैं यूज ऑफ नोमिनेटिव केस। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंग्रेजी सेंटेंस जो होता है उसका बनावट जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में जो वर्ड आया हुआ है, वो अगर हम बात करें इसके देखें तो ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का कहने का मतलब कि अगर हम बात करेंगे वर्ब की पहले, तो वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन या नाउन प्रयोग होंगे वह सब्जेक्टिव केस में होंगे, और वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ये हमारा क्या है, वो बॉर्डर लाइन है या सीमा है, जिसके तहत हम इधर अगर बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, और अगर हम इसके पहले आते हैं तो सब्जेक्टिव केस।
जरा सा छोटे छोटे शब्दों में समझने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे आई टीच राम, समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि यहां देखिए आई जो है सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। जब आई सब्जेक्ट है तो आई इस जगह पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस है। ये देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले जो आया सब्जेक्टिव केस कहलाया और ये वर्ब के बाद राम जो आया ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाया और ये सब्जेक्टिव केस कहलाया। अब अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस को हम उल्टा करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तरीकाबद्ध। हम आपको छोटे छोटे बच्चों जैसा भी सिखाएंगे। राम गिव्स मी मनी, राम गिव्स मी मनी। अब इस सेंटेंस में जरा सा देखिए तो यहाँ जो राम जो था ऑब्जेक्ट में तो कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद था, लेकिन यहाँ जो है एस लगा लीजिए, यहाँ जो है वर्ब और वर्ब के पहले राम आया हुआ है। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और ये जो है आई को भी आपने टेबल में देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो आई जो था किसके बाद आया है, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म आया है वर्ब के बाद। तो यहाँ मी हो गया है ऑब्जेक्टिव केस। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर कभी कभी आपको हेजिटेशन डालने के लिए क्या करेगा कि दो नाउन जोड़ देगा। जैसे में हम बोलेंगे यू ही एंड मी आर फ्रेंड्स, इट इज रॉन्ग। यह सेंटेंस गलत है, चूंकि यहां देखिए वर्ब है। इस वर्ब वर्ड के बाद इस सेंटेंस में सेंटेंस हमारा गलती हो गया, एरर हो गया। चूंकि एरर होने का जो रीजन है वो यहाँ क्या है कि वर्ब के पहले जितने भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होंगे वह सब्जेक्टिव केस में होगा और यहाँ जो प्रयोग हो गया है मी वो हो गया है ऑब्जेक्टिव केस में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस मी को आई में कन्वर्ट कर दें तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। ये हम अभी देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करेंगे कि कभी कभी आपको हेजिटेशन में डालने के लिए एक नाउन रखेगा और एक प्रोनाउन रख देगा। चूंकि आप नाउन में पकड़ नहीं पाएंगे कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है नहीं, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जैसे में यहाँ देखिए सब्जेक्टिव केस दो और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, तो फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हेजिटेशन करेगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे यहाँ कह देगा राधा एंड अब यहाँ कह देगा मी आर गो टू अ स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखिए, अब आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको वर्ब को ही पकड़ लेना है और इसके पहले जितने भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सभी किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो राधा तो ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम है और यहाँ गलती कहाँ हो गया है, मी में हो गया है। तो अगर हम बात करेंगे मी को अगर हम बात करें हटा करके आई में बदल देंगे तो हो जाएगा क्या, राधा एंड आई आर गो टू अ स्कूल। सॉरी यहाँ आर नहीं गो लगाइए क्योंकि वर्ब। अब देखिए क्या है इस सेंटेंस में कि गो के पहले आया है कौन कौन, राधा एंड मी। तो ये गलत है। इस मी को हटा करके हम आई में अगर बदल दें तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ये हुआ क्या हम देख रहे हैं, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग। आगे जरा सा अब हम आपको दिखाते हैं कि वर्ब जो होते हैं उसके बाद जो आने वाले नाउन या प्रोनाउन होता है वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। चलिए तो हम आपको उसको भी
इंट्रोडक्शन किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, अब उसका हम प्रयोग में देखेंगे। लेकिन अब जरा सा आप देखिएगा, कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी कि अगर हम बात करेंगे किसका, यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस का जो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिससे कि क्या कहेंगे कि क्वेश्चंस जो होते हैं देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरमीडिएट लेवल में, 10 लेवल में भी देखे गए हैं, वो क्या होता है जो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे, बढ़िया तरीका से आप समझेंगे। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी आप देख रहे थे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, ठीक है, यही देख रहे थे ना। अब अगर हम बात करेंगे कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, होगा भी। अगर हम देखेंगे, अभी हम आपको दिखाए क्या, आई टीच राम, तो इन सेंटेंस, इस वाक्य में राम ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ब के बाद, जरा सा समझिएगा, अगर वर्ब के बाद टू बी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग, किसका प्रयोग, टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव, क्या, इन्फिनिटिव के रूप में जब हो जाएगा तो वर्ब के बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वह ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस में होगा। अब यही आपको क्या करेगा, हेजिटेशन में डालने का प्रयास करेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये क्या आ गया, वुड, वर्ब ही है, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम। अब वुड वर्ब के पहले आई सब्जेक्टिव केस है, तो राइट है, लेकिन इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस में है भी, तो आप तो कहेंगे सेंटेंस इज करेक्ट, बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग, बिकॉज आफ्टर टू बी कहेंगे, क्या कहेंगे, अ नाउन या प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करेंगे टू बी वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो यहाँ टू बी आ गया है और इसके बाद क्या आना होगा, सब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ बात करेंगे हिम, तो हिम को हटाकर अगर हम ही प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आप जब इंटरमीडिएट के बाद या अभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि एरर पॉइंट में जब देगा, क्वेश्चंस जब रखेगा तो इस प्रकार का सेंटेंसेस आपको रख देगा और आपको बोलेगा कि बताइए सही है या नहीं है। अगर आप राइट इसके बारे में अगर पढ़ के जाएंगे तो आप तो हिम को हटा करके ही कर लेंगे, अन्यथा आप गलत रहेगा उसको ही सही कह देंगे। तो ये हमने आपको दिखाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस सारी चीजों को देख करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करेंगे बी फॉर्म की, किस फॉर्म की, बी फॉर्म की। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बी फॉर्म है क्या। माय डियर फ्रेंड्स जरा सा समझिएगा कि बी जो होता है एक बेस फॉर्म होता है वर्ब का। क्या होता है, बेस फॉर्म, और इससे निकलने वाले होते हैं V1, V2, V3। तो अगर हम बात करेंगे बी जो बेस फॉर्म है इससे निकलता है एम आर, इसका पास्ट फॉर्म यानी कि V2 अगर हम बोलेंगे तो होगा वाज वेयर, V3 अगर हम बोलेंगे होगा वीन, V4 अगर हम बोलेंगे तो होगा बीइंग, V5 होगा इज। अगर इसके बाद क्या बोलता है, अगर इसके बाद अगर प्रयोग होगा तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। जैसे में अगर हम बात करेंगे यहाँ कह देंगे इट इज मी, तो ये सेंटेंस गलत है। यहां होगा इट इज आई, इट इज राइट। समझने का प्रयास कीजिएगा क्यों गलती हुआ, क्योंकि ये कहता है कि जो होता है टू बी जो फॉर्म होता है, बी
जो होता है बेस फॉर्म इसके बाद जो आते हैं वर्ब, तो उसके बाद जो होता है अगर प्रयोग होगा डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन तो किस प्रकार से होगा, ऑब्जेक्टिव केस ना हो करके सब्जेक्टिव केस। समझिएगा कि अगर बी का जो बेस फॉर्म है उसका V1 या V2 या V3 या कोई भी वर्ब फॉर्म प्रयोग हो रहा है, उसके बाद तुरंत नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। अब देखिएगा ये अंतर क्या है। अगर हम बात करते हैं इट इज रेनिंग टूडे, माय डियर फ्रेंड्स जरा सा इस सेंटेंस में समझिए। यहां आप कहेंगे कि सर तो यहां ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस पता नहीं है, लेकिन अगर देखिए यहाँ ईट के बाद जो है इज आया, वर्ब आ गया ईट के बाद, और इज के बाद डायरेक्ट जो है यानी तुरंत नाउन या प्रोनाउन नहीं प्रयोग हुआ है। समझ रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम बात करेंगे एक सेंटेंस हम आपको और दिखाते हैं, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। अगर हम बोलेंगे इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू। अब इस सेंटेंस को अगर हम बात करेंगे तो गलत है, चूंकि यहाँ जो है डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ये आएगा सब्जेक्टिव केस में। क्या होगा, क्या कहेंगे, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि प्रयोग होता है वर्ब के बाद भी सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है नाउन या प्रोनाउन, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जब अगर हम बात कर देंगे देन, तो देन के बाद भी जो है नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। जैसे में अगर हम बात करेंगे राम इज बेटर, राम इज बेटर देन मी नहीं होगा, आई होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये सब फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगर हम बात करेंगे कभी कभी एज वेल एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस का ही नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये सब आप याद रखेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चंस बनाने में इजी होगा और आसानी से आप सेंटेंस में एरर पार्ट को यानी गलती पार्ट को आप पकड़ लेंगे। चलिए अब जो है हम बात करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, हमने आपको हद तक के क्लियर किया, तो आप याद रखेंगे क्या कि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर हम बात करेंगे राम गिव्स आई मनी, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, चूंकि आई ना हो करके मी होगा, आई ना हो करके मी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद जो आने वाले नाउन या प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है पोसेसिव पार्ट जो है, पोसेसिव यूज ऑफ पोसेसिव जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से आपको हम अगले वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसका संभव नहीं है एक वीडियो में कंप्लीट करना, जीरो से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के एक वीडियो में संभव नहीं है। अगर बात करेंगे तो छोटी सी पॉइंट में हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन उससे समझने से होगा नहीं। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।